दोस्तों, बदलते समय के साथ यह वीडियो किसी भी टेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में कारगर साबित होगी। जैसा कि आप देखे होंगे 2022-23 का जो रेशियो रहा है सीटेट पास करने वाले और फेल करने वाले छात्रों का बहुत ही कम रहा है। 7 या 8% छात्रों ने सफलता अर्जित की है। तो इसीलिए यह वीडियो इस बार के होने वाले जितने भी राज्य स्तरीय अथवा केंद्र स्तरीय टेट एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पे मुझसे जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे जेपी गिलफोर्ड का, जिनका पूरा नाम जॉ पॉल गिलफोर्ड है, जिन्होंने दो प्रकार का थिंकिंग दिया है, दो प्रकार का चिंतन दिया है, एक अभिसारी और दूसरा अपसारी, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। हर परीक्षा में इससे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज चलते हैं और इस पर डीपली डिस्कशन करते हैं। देखिए, मैंने इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के उन क्वेश्चनों को भी शामिल किया है जो हमेशा पूछे जा रहे हैं। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यदि आप इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको दिया जाए तो आपको उत्तर ढूंढने में अवश्य मददगार साबित होगा। तो चलते हैं आज के सेशन पर। देखिए, जेपी गिलफोर्ड, जॉ पॉल गिलफोर्ड ने थिंकिंग को 2 भागों में बांटा है। एक अभिसारी चिंतन है और दूसरा अपसारी चिंतन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक है अभिसारी चिंतन और दूसरा अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं और अपसारी चिंतन को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। उन्होंने ये जो थिंकिंग का जो सिद्धांत दिया था वो उन्होंने 1956 में दिया था। कब दिया था? 1956 में उन्होंने अपसारी और अभिसारी चिंतन जॉ पॉल गिलफोर्ड के द्वारा 1956 में प्रस्तुत किया गया था। तो पहले चलते हैं आज के पहले थिंकिंग पे। आज का पहला थिंकिंग है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नाम ध्यान रखिएगा, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान हेतु वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। देखिए, जब आप कहीं पे भी सृजनात्मकता अगर आपको लिखा हुआ मिले तो आप सीधा सा आपका कंसेप्ट होना चाहिए कि सृजनात्मकता का अर्थ होता है नई चीज़ों को खोजना जिसके बारे में आप पहले से परिचित न हो। कोई नया ऐसा चीज़ है, कोई नया ऐसा समाधान है इससे पहले आपके मस्तिष्क में या आपके विचार में नहीं आया था, वो आपका एक नया विचार उत्पन्न हो गया। उसी को ही हम सृजनात्मकता कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो सवाल देखिए, अपसारी चिंतन के सामने क्या है? जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान हेतु वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता का प्रयोग करता है उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक, मतलब कि ये ओपन इंडेड है, इसके कई हल हो सकते हैं। जैसे कि अगर कक्षा में अगर छात्रों से पूछा जाता है कि कौन ऐसी 2 संख्या है जिसको आपस में जोड़ने पर 6 प्राप्त होते हैं, तो कोई छात्र 2 + 4 कह देगा, कोई 5 + 1 कह देगा, कोई 0 + 6 कह देगा, कोई 3 + 3 कह देगा। इसी प्रकार एक से अधिक इसके हल हो गए। तो यही हमारा क्या है? सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, कंस्ट्रक्टिव है, अर्थात अपसारी चिंतन है। ठीक है, अब अपसारी चिंतन से महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकलते हैं उसको देखिए। एक ही समस्या को कई तरीकों से हल किया जाता है तो उसे ही अपसारी चिंतन कहते हैं। सीधी सी बात है, अपसारी चिंतन का अर्थ होता है कि आप कोई समस्या है और उसके जो हल होते हैं वो कई केंद्रों से विभाजित हो जाते हैं। कोई एक समस्या का हल ढूंढने के लिए कई सुझाव देता है, कई प्रकार के सुझाव आते हैं, उसे ही हम अपसारी चिंतन कहते हैं। मान लीजिए कि जब कक्षा में एक शिक्षक अपने छात्रों से प्रश्न करता है कि यदि तुम एक दिन के लिए मुख्यमंत्री होते तो तुम क्या करते। आपने देखा होगा अनिल कपूर का एक
बहुत अच्छी मूवी आई थी जिसका नाम नायक था, उसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया जाता है। यही बात जब आप अपने वर्क संचालन के दौरान अपने छात्रों से पूछेंगे, या आप जब एससीपी के लिए जाते हैं, स्कूल लर्निंग प्रोग्राम के लिए जाते हैं, तब जब आप अपने छात्रों से पूछेंगे कि यदि तुमको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो तुम्हारा क्या कार्य होगा, तो कोई कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री को जो द्वारा जो बॉडीगार्ड होता है उसका सुख सुविधा भोगूंगा, कोई कहेगा मैं नाली ठीक करवा दूंगा, कोई बोलेगा सड़क में बनवा दूंगा, कोई बोलेगा मैं गरीबों के लिए कुछ काम करूंगा। तो जब एक वर्ग में जब छात्रों के द्वारा कई सुझाव आते हैं, सभी तो एक ही मुख्यमंत्री बना है, लेकिन सबके सोच, सबकी जो रास्ते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्र अब इसके बारे में कल्पना करेगा और फिर अपने विचार कुछ इस तरह प्रस्तुत करेगा। देखिए, अपसारी चिंतन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स का अर्थ होता है कि प्रचलित पैमाना, जो रूढ़िवादिता जो चलते आई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, उससे अलग होकर कुछ नया सोचना को ही हम आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सृजनात्मकता ही का अर्थ होता है नई चीज़ों का समावेशन, अर्थात उस चीज़ के बारे में आप पहले से नहीं जो परिचित हैं, अनजान हैं, और नई चीज़ों को जब आप समावेश करते हैं, नई चीज़ों के बारे में आप खोजबीन करते हैं, तो उसे ही हम कंस्ट्रक्टिव या रचना सृजनात्मकता कहते हैं। तो सृजनात्मकता को अपसारी सोच के अंदर बढ़ावा दिया जाता है। इसमें किसी समस्या के एक से अधिक हल होते हैं, मतलब इसमें जो समस्या के समाधान का जो रास्ता होता है वो चारों दिशा में खुला रहता है, एक ही दिशा में नहीं खुला रहता। अगर मान लीजिए कि अगर एक समस्या आ जाती है, एक समस्या है, इसे कई रास्ते हो सकते हैं समाधान के, इसे ही हम ओपन एंडेड कहते हैं। ये ओपन एंडेड है, इसमें कई प्रकार के रास्ते हैं एक समस्या को सुलझाने के लिए। मैंने भी बताया था उदाहरण देकर कि अगर 6 को अगर किसी छात्रों से पूछा जाए कि किन 2 अंकों को जोड़ने से आपको 6 प्राप्त होगा, तो कोई 2 और 4 कहेगा, कोई 3 + 3 कहेगा, कोई 0 + 6 कहेगा, कोई 6 + 1 कहेगा। तो जब एक सवाल के कई समाधान होते हैं तो उसे ही हम ओपन एंडेड कहते हैं, अर्थात अपसारी सोच का की पॉइंट होता है। तो इसमें ओपन एंडेड होता है, इसमें एक ही सवाल को कई प्रकार से, कई तरीकों से हम हल कर सकते हैं, कई रास्ते निकल जाते हैं एक ही समस्या के समाधान हेतु। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। यह रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देता। रूढ़िवादिता का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो जनरेशन बाय जनरेशन चली आ रही है, उसको ये बढ़ावा नहीं देता। एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन उस समाधान को नहीं अपनाता है, बल्कि वो अपना एक नया समाधान खोज लेता है उस समस्या के प्रति, अर्थात एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर उसका समर्थन नहीं करता, बल्कि उसका पूरा अवलोकन कर एक से अधिक परिणाम प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद रहता है। मतलब कि जब ही रूढ़िवादिता का अर्थ हो जाता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रथा चली आ रही है, उसी को हम रूढ़िवादिता कहते हैं। अब एक समस्या के समाधान हेतु जब आप उस परंपरा से हटकर कुछ नया खोजते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया समाधान निकालते हैं, उसी को ही हम अपसारी सोच कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यह कल्पनाशीलता को, मतलब कि आपकी सोच को बढ़ावा देता है, नया नया सोच, नया नया इन्वेंशन करने का, आपको नया नया समाधान खोजने के लिए आपको यह क्या मोटिवेट करता है, आपको उत्तेजित करता है, जोश भरता है आप में। दूसरा है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। जब समस्या समाधान हेतु एक ही रास्ते बचे हों, अर्थात एक ही बिंदु पर केंद्रित हो, तो उस समस्या समाधान हेतु एक ही हल हो, तो उसे अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। सीधी सी बात है, एक लाइन में समझ लीजिए। जब किसी समस्या का सिर्फ केवल एक ही हल होता है, उसे ही हम अभिसारी चिंतन कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। देख लीजिए, की पॉइंट में एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, इसी से आपका सब सवाल बन जाएगा। अभिसारी ओपन एंडेड, कई समाधान। अभिसारी क्लोज एंडेड, मात्र एक ही समाधान। जिसमें एक ही आपके रास्ते बचे हों, उसमें ही हम उसका समाधान करते हैं। अगर आप किसी छात्रों से अपने वर्क संचालन के दौरान आपने छात्रों से पूछा 4:2 क्या होता है, तो इसका केवल एक ही आंसर होगा, वो होगा 8।
4 2 जा 8, 8 ही सभी छात्रों के द्वारा आपको 8 ही जवाब दिया जाएगा, न कि कोई 9, कोई 10, कोई 11, कोई 12 बताएगा, क्योंकि 4 इंटू 2 इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि इसका एक ही जवाब है, एक ही रास्ता है, एक ही समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। ऐसी सोच को हम ही अभिसारी सोच कहते हैं, अभिसारी चिंतन कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात को? फिर से समझ लीजिए, ऐसी सोच, ऐसी चिंतन जहां किसी समस्या समाधान हेतु केवल एकमात्र उपाय बचे हों, एकमात्र हल बचे हों, एकमात्र रास्ते बचे हों, ऐसी चिंतन को हम अभिसारी चिंतन कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इट्स मीन्स इट्स हैंड ओनली वन वे टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम। अगर आपके पास एक ही समाधान मिल रहा है, एक ही समाधान है उसका, यदि आप मान लीजिए आपने वर्ग संचालन के दौरान आपने छात्रों से पूछा कि बताइए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, एमपी के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के अगर छात्रों ने जवाब दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं, एमपी के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, या फिर अगर आपसे केरल का सीएम पूछें आप छात्रों से, वहाँ का जवाब मिले कि विजयन साहब हैं, तो कहने का ये अर्थ है कि इसका आप बिहार के सीएम का एक ही आंसर हो सकता है कि बिहार के सीएम मिस्टर नीतीश कुमार हैं, उसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन या कोई और जवाब नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के सवालों का जवाब एक ही जब हो, या किसी भी सवाल का एक ही समाधान उपस्थित हो, तो ऐसी चिंतन को हम अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अब चलते हैं इसके की पॉइंट पे। जब आप एक देखिए आ गया सबसे, जब आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से प्रश्न करते हैं कि बताओ भारत की राजधानी क्या है, तब आप अपने वर्ग के छात्रों से जवाब पाते हैं दिल्ली। जब दिल्ली जवाब पाते हैं, अर्थात क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर एक ही बिंदु पर केंद्रित है, भारत की राजधानी दिल्ली के अलावा क्या कोई बोलेगा कि लखनऊ है, या फिर कोई बोलेगा कि जयपुर है, या फिर कोई बोलेगा कि बिहार है, या यूपी है, या पंजाब है, या हरियाणा है, या राजस्थान है, या J&K है? कोई नहीं बोलेगा। जब आप अपने छात्रों से अपने वर्ग संचालन के दौरान अगर इस प्रकार के सवालों का जवाब प्राप्त करते हैं, अर्थात इस प्रकार के सवाल आप पूछते हैं कि बताओ कि इसका पार्टिकुलर क्या होगा, और उसके समस्या हेतु सिर्फ एक ही जवाब होता है, अर्थात 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, भारत की राजधानी दिल्ली। इसका मतलब है कि इस प्रकार के चिंतन को हम अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए, मान लीजिए कि आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई छात्र टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका प्राथमिक उद्देश्य है, आपका मुख्य उद्देश्य है कि आपने जो बीएड, डीएड या शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी जो भी कोर्स आपने किया है, उससे के बाद जब तक आप सीटेट या किसी राज्य का टेट एग्जाम पास नहीं कीजिएगा, तब तक आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब है कि सीटेट और टेट सिर्फ शिक्षक बनने की परीक्षा का ही आयोजन करता है, ना कि एसडीएम बनने का, ना कि डीएम बनने का, ना कि तहसीलदार बनने का, ना कि क्लर्क बनने का, न कि बड़ा बाबू बनने का। अर्थात सीटेट और टेट, अगर आपसे पूछे कि आपने सीटेट और टेट क्यों किया है, तो इसका एक बेसिक ही जवाब होगा और एक ही जवाब होगा, शिक्षक बनने के लिए। क्या आप ये बता सकते हैं छात्रों को या अपने दोस्तों को या किसी को भी कि मैंने सीटेट पास किया है ताकि यूपीएससी के द्वारा जो आयोजित होती है आईएएस आईपीएस की परीक्षा, मैं उसके लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा? आप नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि सीटेट और टेट का ही उद्देश्य है कि आपको पास होने का उद्देश्य है, या एग्जाम करवाने का उद्देश्य है कि आपको शिक्षक बनाया जाए या शिक्षक बनने की योग्यता आप में दी जाए। तो जब अभिसारी चिंतन मतलब कि क्लोज इंडेड, एक ही समाधान, एक समस्या का एक ही समाधान, क्लोज इंडेड, सभी रास्ते बंद हो। अगर मान लीजिए कि आप
चारों तरफ से आ रहे हैं और आना आपको यहीं पे है, तो इसको बोलते हैं क्लोज इंडेड। आप आ रहे हैं इधर से, इसको बोलते हैं क्लोज इंडेड। ठीक है, मतलब एक समस्या हेतु सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान अभिसारी सोच, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं अभिसारी चिंतन के महत्वपूर्ण बिंदु पर। इसके द्वारा खोजा गया समाधान क्लोज इंडेड होता है। ठीक है, देख लिए आप। यह बुद्धि को बढ़ावा देता है, इसमें गति अर्थात इसके द्वारा शीघ्र समाधान प्रस्तुत किया जाए। देखिए, इसमें सोचने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आप रचनात्मक सोचना चाह रहे हैं तब रचनात्मक तब न सोचिएगा जब एक समस्या के कई हल हों। यहां तो एक समस्या के सिर्फ केवल एक ही हल है। भारत के राष्ट्रपति कौन है, यदि इस सवाल का कोई जवाब अगर होगा तो श्रीमती क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू होंगे। तो इसका मतलब है कि इस समस्या का, इस प्रश्न का एक ही हल है, अर्थात इसमें आप सोच ही नहीं सकते। आप रचनात्मक क्या कीजिएगा? क्या उनको कुछ देर के हटा के दूसरे आदमी को बैठा दीजिएगा? क्या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं, क्या उनको आप बता दीजिएगा? उनका नाम नहीं बता सकते। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति अगर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं तो आपका उत्तर भी उन्हीं के अनुरूप होगा। और इसका मतलब है कि समस्या समाधान हेतु सिर्फ एक ही हल आपके पास है। आप ज़्यादा सोच नहीं सकते, आप ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं कर सकते, आप रचनात्मक नहीं कर सकते, सृजनात्मक नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यह क्लोज इंडेड है, इसके एक ही रास्ते हैं, अर्थात यह अभिसारी सोच के अंतर्गत, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके द्वारा खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध होते हैं। एकदम शुद्ध होंगे। आपने छात्रों से पूछा 5 × 5 क्या होगा, कोई छात्र बताएगा क्या 20 होगा? सभी छात्र बताएंगे 5 × 5 = 25। तो इसका समाधान एक, और इसके जो दिए गए जो समाधान होते हैं वह अधिक शुद्धता में होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। यह नियमों पर आधारित होता है। इसका एक नियम होता है। जब आप 4:2 करते हैं तो इसका एक नियम होता है, 4:2 = 8। इट मीन्स इट डिपेंड ऑन ए स्पेशल रूल। ठीक है, इट डिपेंड ऑन ए स्पेशल रूल। यह एक पार्टिकुलर नियमों पर आधारित होता है इसका। और इस प्रकार की सोच समझ गए कि अपसारी सोच का मतलब ओपन इंडेड। अपसारी सोच का मतलब ओपन इंडेड। एक ही समस्या के कई जब समाधान हो तो वो अपसारी सोच कहलाते हैं। जब एक ही समस्या के केवल एक ही हल होते हैं तो उसको हम अभिसारी, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। चलिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देख लिया जाए। देखिए, सवाल है कि पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? पहला, उच्च क्रम समस्या समाधान, अभिसारी सोच, नवाचारी सोच, जिज्ञासा की प्रबलता। देखिए सवाल को देखिए, सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं। जब आप सृजनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, जब अब नई सोच को आप विकास ही नहीं कर रहे हैं, जब नई सोच का आप विकास ही नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। जब आप नई सोच का विकास कर रहे हैं, एक समस्या के हेतु कई हल निकाल के लेके आ रहे हैं, तो वो अपसारी सोच। 1 मिनट और ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल में कहीं भी सृजनात्मकता संबंधी शब्द आपको देखने को मिले तभी आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब है ऐसी समस्या समाधान हेतु एक ऐसा समाधान निकालना जिसके बारे में आप इससे पहले कभी परिचित नहीं थे। सृजनात्मकता ही का मूल अर्थ होता है कि यह मतलब कि ओपन इंडेड होता है, मतलब इसके कई रास्ते होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा यही सेम क्वेश्चन है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अति सक्रियता,
और सतर्कता, बोधगम्यता या अपसारी चिंतन। तो जब सृजनात्मकता से सवाल पूछा जाए और पूछा जाए कि भाई पहचान का मुख्य लक्षण क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब है कि वो आदमी अपसारी चिंतन को क्या कर रहा है, तवज्जो दे रहा है, अर्थात डाइवर्जेंट थिंकिंग को वो तवज्जो दे रहा है। जब भी सृजनात्मकता और से संबंधित कोई प्रश्न हो तो समझ जाइएगा कि वो अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आता है, वो नई चीजों का समावेशन कर रहा है। ठीक है। पूजा हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। सवाल को ध्यान देखिए, यहीं आपका उत्तर मिल गया है, फिर भी मैंने आपको पूरा सवाल पढ़कर मैं आपको समझा रहा हूँ। पूजा हमेशा समस्या के एकाधिक मतलब एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। पूजा के किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? जब भी एक से अधिक समाधान के बारे में कोई सोचेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, बताइए आप लोग, सृजनात्मक विचारक। मैंने अभी क्या बताया? कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, अर्थात जब वह सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या छात्र कई नई योग्यता तथा तथ्य का सृजन करता है, नई चीजों का, जो कभी नहीं जानता, उसके बारे में कभी परिचित नहीं है, कभी सुना नहीं है, और व्यक्ति पूर्ण रूप से उससे क्या होता है? अपरिचित होता है, उसके बारे में कभी नहीं जानता है, न किसी से सुना, न देखा, कुछ नहीं, और नई चीज़ों को खोज लिया, उसे ही हम सृजनात्मकता अर्थात कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, और उसे ही हम रचनात्मकता कहते हैं, उसे ही हम ओपन इंडेड कहते हैं, उसे ही हम अपसारी सोच कहते हैं। ठीक है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, किससे होगी भाई? सृजनात्मकता का मतलब है अपसारी चिंतन से संबंधित होगी। जब भी सृजनात्मकता होगी तो किससे संबंधित होगी? अपसारी चिंतन अर्थात ओपन इंडेड, ओपन इंडेड। ठीक है। समस्या के एक से अधिक हल होने पर कौन सा चिंतन, कितना हल खोज रहे हैं आप समस्या का? एक से अधिक होता है अपसारी चिंतन का, किसमें? ओपन इंडेड, इसमें भी लिखते चलिएगा। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड को कम कीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए, किसी भी शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो वो अपना बेस्ट आपको देना चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट दे ताकि आप उस शिक्षक से ऊपर उठ सके। दूसरी बात क्या है कि देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन समझाने का जरूर प्रयास कर रहा हूं कि सीटेट का रिजल्ट बहुत ही खराब आ रहा है 5-6 वर्षों से। अगर आप अपने आप को किसी टेट एग्जाम में पास करने के बाद अपने ऊपर लगे बेरोजगारी के धब्बे को हटाना चाहते हैं तो आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, आपको अपने की पॉइंट लिखने होंगे, जो आपके एग्जाम में वो की पॉइंट आपको कुछ दिन पहले रिवीजन करना है और एग्जाम में जाकर उस हॉट सीट पर बैठकर आपको शांतिपूर्वक एग्जाम देकर आना है और अपने उज्जवल भविष्य की आपको क्या करना है? कामना करनी है। इसीलिए अपने आप नोट्स बनाइए, जो आपके नोट्स होंगे वो किसी भी शिक्षक के द्वारा दिए गए नोट्स से बेटर होंगे, आपको सही समय पर सजेशन देंगे, काम आएंगे और आपके नोट्स आपको ही समझ में आएंगे। इसीलिए अपने नोट्स को अभी से बनाना प्रारंभ कर दें। ठीक है। आज का अंतिम सवाल है, समस्या का एकमात्र समाधान मतलब क्लोज इंडेड। क्या होगा? क्लोज इंडेड। तो हम इस प्रकार जब एकमात्र समाधान हो तो किस में आ जाएगा? अभिसारी चिंतन अर्थात कन्वर्जेंट थिंकिंग। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। जो डीएड, बीएड, बीटीसी, जो भी टेट वाले एग्जाम वाले छात्र जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें अगर लगता है कि मैं उनकी जिज्ञासा मतलब कि उनकी जो नोट्स बनाने में मैं उनकी सहायता कर रहा हूं, तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और छात्र इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है। यदि आपने अभी आप जो देख रहे थे वो मेरा चैनल लेट्स क्रैक सीटेट पे देख रहे थे, लाइक ज़रूर करेंगे आप, उम्मीद है आपसे। सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं और वीडियो को कम से कम पूरा जरूर देखें। जब तक आप पूरा देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, एक बार नहीं समझ में आ रहा दोबारा आप देखिए, तिबारा देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप एनालाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, ताकि आपका तैयारी एग्जाम आने से पहले ही इस लेवल पे पहुंच जाए, आपको किसी का मोहताज, किसी भी मैराथन का मोहताज न रहना पड़े। सभी यूट्यूब एजुकेटर उच्च कोटि के हैं, सभी अच्छे पढ़ाते हैं। आपको जहां समझ में आता है, जहां आपको उनकी भाषा समझ में आती है, आप वहीं से पढ़े। किसी शिक्षक में कोई बुराई नहीं है, सभी अपने क्षेत्र के जाने माने और विशेषज्ञ हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आप बेटर ढंग से बना सकते हैं। कोई भी शिक्षक के दिए नोट्स से आपके नोट्स लाख गुना बेटर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।